स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर हो रहे छात्रों और युवाओं के आंदोलन में एक अनूठा हस्तक्षेप किया। वो उन्होंने प्रधानमंत्री दफ्तर के सामने धरना दिया, जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। न विपक्ष के नेता के तौर पर ऐसा हुआ, किसी ने ये किया नहीं, कल्पना ही नहीं की थी कभी ऐसा भी होगा। लेकिन अब राहुल गांधी की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जंतर मंतर के ऊपर छात्रों और युवाओं का उफान आया हुआ है। न केवल वहां आया हुआ है, बल्कि सारे देश के विभिन्न बड़े शहरों में छात्र युवा आंदोलनरत हो गए हैं। उन्हें किसी नेता की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी पार्टी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, किसी आह्वान की जरूरत नहीं है। वो स्वतः स्फूर्त तरीके से बिल्कुल एक क्रांतिकारी जोश में सरकार के विरोध में सक्रिय हैं। ऐसे में राहुल गांधी के पास अब इस आंदोलन की जो एक जोशीली अभिव्यक्ति है, जो लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए ये आंदोलन इस्तेमाल किया जा सकता है, राहुल गांधी इसमें किस तरीके से हस्तक्षेप की योजना पर काम कर रहे हैं, इसी बात को डिकोड करने के लिए आज मैंने आपको नई परख के मंच पर निमंत्रित किया है। विनोद जी, धन्यवाद अभय जी, नई परख के मंच पर मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जो दिल्ली में इस वक्त आंदोलन चल रहा है और दिल्ली के अब तो देश के दूसरे हिस्सों में भी उसकी गूंज सुनाई देने लगी है। जो छात्रों का धरना चल रहा है और सोनम वांगचुक के अनशन से ये मामला इसमें तो ज्यादा जोर पकड़ा था। इसमें राहुल गांधी का जो हस्तक्षेप हुआ है वो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि उसके कई मायने भी हैं। इसलिए मुझे लगता है इस पर चर्चा जरूरी है। और जंतर मंतर पे तो जिस तरह के चाक चौबंद इंतजाम सरकार ने किए हैं, वहां जिस तरह भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, एम्बुलेंसेस लगाई गई हैं। तो चूंकि कल भी पुलिस के साथ झड़प हुई थी, 20 तारीख को जबरदस्त झड़प हो ही चुकी है, और जिस तरह वहां भीड़ है, मेट्रो स्टेशन फिर बंद कर दिए गए, सारी दुकानें खाली करवा ली गई हैं बंद करा के। तो कहीं ना कहीं दो चीजें हैं, या तो पुलिस को कोई खुफिया इनपुट होगा कि कुछ उपद्रव हो सकता है, उसकी सुरक्षा की तैयारी होगी, या ये हो सकता है कि सरकार के आदेश पर कोई एक्शन हो, उनको छात्रों को वहां से हटाने का, तो उसकी तैयारी की गई हो। अब क्या होता है तो आगे पता चलेगा। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, अभिजीत जीपके ने ऐलान किया जंतर मंतर पर धरना देने का, और वो अपने टीम के साथ धरने पर बैठ गए, तो बहुत ज्यादा लोग उसमें आ नहीं रहे थे। सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू कर दिया था। तो मैं भी गया, वहां पर देखा तो 1000-1500 आदमी वहां टाइम टाइम रहते थे, और वो चल रहा था। धीरे धीरे उसकी एक अपील बनी, और सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर के तमाम लोगों ने अपील की, तमाम नेताओं ने अपील की कि विपक्ष के नेता वहां गए, डिम्पल यादव उभर गई, अरविंद केजरीवाल की पूरी टीवी वहां लग गई थी, और ये मोमेंटम पकड़ने लगा। सरकार ने भी इसको अनदेखा किया था। फिर अचानक सरकार को लगा कि सोनम वांगचुक चूंकि इसका एक फेज बन रहे हैं, एक न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो अगर इनको सीन से हटा दिया जाए तो शायद ये फिजल आउट हो जाएगा। तो सरकार ने अचानक जो है वो 19 तारीख की सुबह जो है सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया और उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया। लेकिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन वहां भी नहीं तोड़ा, वो अनशन करते रहे। लेकिन सोनम वांगचुक के उठाए जाने से एक ऐसा इमोशनल असर हुआ, और सोनम वांगचुक ने भी अपील जारी की कि जो 20 तारीख का जो संसद मार्च का आह्वान था, उसमें अपेक्षा से कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए छात्र दूर दराज इलाकों से, और वो जबरदस्त हुआ, और पुलिस और प्रशासन के छक्के छूट गए उसको नियंत्रित करने में, और कई जगह झड़प हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस पर भी पथराव हुआ, और सब तरह से संसद के द्वार तक लगभग प्रदर्शनकारी पहुंच गए। और उसके बाद सारा मामला चला। उस दिन पूरा 20 तारीख को जो है इसी पर हुआ। उसी दिन संसद का सत्र भी शुरू हुआ था। संसद में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाने के लिए स्पीकर से भेंट की, विपक्ष के सांसदों के साथ। तो बाहर आके राहुल गांधी ने बताया कि साहब, स्पीकर साहब से हमने कहा कि इस पर चर्चा चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर हम सरकार से बात करेंगे। ये राहुल गांधी का कहना था, जो भी कहा स्पीकर ने। उसके बाद अगले दिन अचानक दोपहर बाद संसद में हंगामा हुआ ही। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ इकट्ठा होते हैं मल्लिकार्जुन साहब के घर, खड़गे जी के घर पे, जो राजाजी मार्ग पर है, और वहां से प्रधानमंत्री निवास का जो गेट है वो 500 मीटर की दूरी पर है, मुश्किल से मुश्किल आधा किलोमीटर की दूरी पर है। अचानक कुछ सारे सांसद और नेता जो है वो मार्च कर देते हैं प्रधानमंत्री
निवास की तरफ, जी। जिसकी कोई भनक दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को नहीं थी। और जब तक तैयारी वैयारी को रोकने की कोशिश हो, तब तक वो जाके वो लोग पहुंच गए, वहां बैठ गए। जी। और ये पहली बार हुआ कि इतने नजदीक प्रदर्शनकारी पहुंच गए। सुरक्षा एजेंसी हाथ पैर खुल गए। सरकार भी दबाव में थी, क्योंकि एक दिन पहले छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था और जो जिस तरह से पुलिस कार्रवाई हुई थी, उसको लेके पूरे देश में और देश के बाहर भी चर्चा हो रही थी, और सरकार उसको लेके दबाव में थी। और ऐसे में सरकार के सामने नया संकट पैदा हो गया। तब सरकार ने अपने मंत्री, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं, उनको भेजा। 2 राउंड राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी ने तय कर लिया कि हम जो है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारी पहली मांग है, दूसरी मांग है छात्रों को मुआवजा देने की, कोई कार्रवाई ना हो, और तीसरी मांग ये है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो हमारे कंसर्न है, उनको एड्रेस किया जाए। सरकार ने कहा हाँ संसद में चर्चा हो। सरकार ने कहा हम संसद में चर्चा करा लेंगे, मुआवजे वाली बात पे विचार कर लेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार का रुख बिल्कुल कड़ा रहा। राहुल गांधी उसने भी तैयार नहीं थे, उन्होंने अपील कर दी। लोग आए, अखिलेश यादव भी पहुंच गए, सुप्रिया सुले पहुंच गई, और तमाम दलों के सांसद नेता पहुंचने लगे वहां। तब सरकार और एजेंसियों के को दिक्कत हुई, और उन्होंने फिर राहुल गांधी और पूरे धरने को खाली कराने के लिए जबरदस्ती उन सबको उठा करके बसों में डाला, डिटेन किया और ले गए। वो सब दृश्य हम लोग देखे हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पे भी, कैसे राहुल गांधी लेट गए वहां पर, उनको उठाया गया बिल्कुल जैसे बोरा उठाया जाता है, और उसके बाद उनके चोट भी लगी नाक के पास। लेकिन इस सबसे क्या हुआ कि जो आकर्षण का केंद्र सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके थे, वो शिफ्ट हो गया राहुल गांधी की तरफ अचानक, राष्ट्रीय स्तर पर। और एक तरह से पूरे आंदोलन की राजनीतिक कमान जो है, वो राहुल गांधी के हाथ में आ गई। गैर राजनीतिक कमान तो छात्रों के पास है, उतना वहां धरना दे रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो पहले आम आदमी पार्टी लेने की कोशिश कर रही थी, उसको राहुल गांधी ने एक झटके से अपने हाथ में ले लिया। और आज देखिए, आज 23 तारीख को राहुल गांधी के पहल पर सारे विपक्षी, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके सारे विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक उनके घर पर हुई, और वहां से उन लोगों ने मार्च किया। पहले इंडिया गेट जाने की तैयारी थी, लेकिन वहां पुलिस ने नहीं जाने दिया, तो गांधी जी का जो 30 जनवरी मार्ग है, वहां तक जाने की बात थी, वहां तक गए। तो यानी एक एक्शन दूसरा भी आज किया उन्होंने। तो अब क्या हो गया कि राजनीतिक रूप से ये लड़ाई राहुल गांधी लड़ते दिख रहे हैं, और छात्रों की तरफ से अभिजीत दीपके बैठे हुए, सोनम वांगचुक कर रहे हैं अनशन। अब सरकार के सामने क्या हुआ? सरकार इसको डील कर रही है 3 स्तर पर, 3 भागों में से विभाजित कर दिया इस आंदोलन को। उसने कहा कि छात्र जो बैठे हुए हैं, लोग तो, सरकार का जो आकलन है, मैं अपना आकलन नहीं बता रहा हूँ, सरकार का आकलन बता रहा हूँ, कि सरकार का आकलन ये रहा कि छात्र जो आए हैं, जो भीड़ आई है, जो लोग आए हैं, या कोई अभिभावक भी आए हैं, वो सब सोनम वांगचुक की इमोशनल अपील पर आए हैं। तो सोनम वांगचुक अगर इस सीन से हट जाए, और अगर उनको मना लिया जाए, समझा लिया जाए, तो ये धरना अपने आप खत्म हो जाएगा, और ये सब अभिजीत दीपके की टीम का कोई आधार नहीं है, वो सब चले जाएंगे। इसलिए सोनम वांगचुक से संवाद सिलसिला शुरू किया गया। उसके पहले 20 तारीख को अभिजीत दीपके की जो टीम के 2 लोग हैं, कांग्रेस जनता पार्टी, उनको जेपी नड्डा जी ने बुलाया था बातचीत के लिए, और उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन वो उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली किसी तरह की। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। सरकार ने कहा कि सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया था, और वहां उनसे 2 मंत्री जितेंद्र सिंह और नड्डा जी मिलने गए, और उनसे 1 घंटा, करीब 1 घंटा बात हुई। और वो इसके बाद सोनम वांगचुक एक चिट्ठी जारी करते हैं। चिट्ठी में वो 3 मांगे रखते हैं। 3 मांगे रखते हैं कि भाई, पहली मांग कि जो छात्रों ने आत्महत्या की है, नीट की अभ्यर्थियों ने, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग, संसद में इसमें सार्थक चर्चा हो। तीसरी मांग, और जो आंदोलनकारी छात्र हैं, उन पर कार्रवाई ना हो। और तीसरी मांग में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार विचार करे। गवर्नमेंट शुड कंसीडर द रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। यानी जो सोनम वांगचुक सिर्फ एक मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर कोई बात नहीं होगी, उन्होंने उस मांग को न सिर्फ तीसरे नंबर पर डाल दिया, बल्कि उसको ये कह दिया कि कंसीडर करें। और साथ में उन्होंने अपील की कि भाई सरकार जो है,
सरकार के साथ हमको बातचीत पे एंगेज होना चाहिए और अब जो है इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। अब फिर उन्होंने कहा कि फिर हम इस पर अगर सरकार मान लेती है तीनों चीजें तो हम इस पे अपना अनशन तोड़ देंगे। जी अब सरकार को उम्मीद थी कि इसके बाद छात्रों का आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, जी लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा ये हुआ कि जो जंतर मंतर में जो लोग बैठे हैं, छात्र और नौजवान और दूसरे प्रदर्शनकारी, उन्होंने सोनम वांगचुक को ही एक तरह से खारिज कर दिया। मतलब घोषणा नहीं की खारिज करने की, उन्होंने एक लाइन में ये कह दिया अभिजीत दीपके ने और बाकी लोगों ने कि हम बिना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए आगे की कोई बात नहीं करेंगे और यहां से हटेंगे नहीं। अब मामला फंस गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है आम आदमी पार्टी को कि राहुल गांधी ने यह हस्तक्षेप क्यों कर लिया, उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री के घर बाहर धरना दे दिया, उन्होंने क्यों मार्च निकाल दिया, वो क्यों कूद पड़े। क्योंकि आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के सहारे वो इस मुद्दे पर इसका पूरा श्रेय खुद लेगी और इसका फायदा उसको पंजाब में मिलेगा और आगे बाकी देश में मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी के आ जाने से वो उसकी योजना जो है गड़बड़ा गई। इसीलिए जब राहुल गांधी वहां धरने बैठे हुए थे प्रधानमंत्री निवास के सामने और जब अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले और अन्य नेताओं को ज्वाइन कर रहे थे तो तुरंत आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह जो राज्यसभा में पार्टी के नेता है उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है और ट्वीट ये आता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरना पे बिठवाया है ताकि जंतर मंतर के छात्रों का आंदोलन कमजोर हो जाए और एक तरह से सरकार की मिलीभगत है। तो बजाय उसको ज्वाइन करने के, मजबूती देने के, उन्होंने ये ट्वीट किया। हालांकि उसको लेके आम आदमी पार्टी की बड़ी आलोचना हुई और यहाँ तक कि कॉकरोच जनता पार्टी तक ने ट्वीट करके कहा कि कृपया इस तरह का विभाजन मत कीजिए और भी हम विपक्ष के नेता का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें समर्थन दिया और इस मुद्दे पर सामने आए और उन्होंने विपक्ष के नेता का धर्म निभाया। उन्होंने ये तो भी कहा कि कांग्रेस सेवा दल के लोग हमको खिला रहे हैं। आज भी मार्क्स आम आदमी पार्टी नहीं गई। अब राहुल गांधी ने इंटरवेंशन क्यों किया? राहुल गांधी ने इंटरवेंशन अब इसलिए किया कि ये सारा मुद्दा सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने ही पकाया। ये कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक इसमें बाद में आए। सबसे पहले जब सीबीएसई का घपला हुआ, जब पेपर नीट का पेपर लीक हुआ तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी ने सब जगह बोला कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और उसके बाद उन्होंने सरकार पे हमला हुए। फिर उन्होंने अपने छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम हाथ में लिया जिसमें कोटा में उन्होंने रैली की, छात्रों को संबोधित किया और अगला उन्होंने देहरादून में किया और पूरे मुद्दे को लेकर देश में जहां भी गए वो इस मुद्दे को उन्होंने कोर मुद्दा बना दिया। और उन्हीं के ही निर्देश पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने 50 से ज्यादा शहरों में बड़े जबरदस्त प्रदर्शन किए जिसे पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, लाठियां भी चली कई जगह और वो मुद्दा बना। तो जो गुस्सा पैदा किया नौजवानों को तो राहुल गांधी ने पैदा किया था। कॉकरोच जनता पार्टी चीफ जस्टिस के टिप्पणी के बाद बनती है सोशल मीडिया पर और अभिजीत दीपके आते हैं, आने के बाद वो इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लेते हैं और जंतर मंतर बैठ जाते हैं, सोनम वांगचुक से ज्वाइन कर लेते हैं। तो मूल मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, लपक लिया उसको बीच में कॉकरोच जनता पार्टी ने, उसके आकर्षण का केंद्र बन गए सोनम वांगचुक। तो दिक्कत ये हो गई कि ये मुद्दा तो कांग्रेस को अपने हाथ से कैसे निकलने देती। तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे को दोबारा अपने हाथ में लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक कमान अपने हाथ में ले ली। और अब राजनीतिक स्तर पर अगर कोई इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगा तो कांग्रेस पार्टी बढ़ाएगी, उनके छात्र संगठन बढ़ाएंगे, उनके युवा संगठन बढ़ाएंगे राहुल गांधी की अगुवाई में। ये राहुल गांधी ने एक तरह से अब पहले पे हाथ में ली है और बाकी उन्होंने कहीं छात्र आंदोलन का विरोध नहीं किया, कहीं उसके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की और समर्थन ही दिया है। वो जो धरना दिया उन्होंने या पार्लियामेंट को तो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसी के विरोध में तो बोल रहे हैं। तो एक तरह से जंतर मंतर के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और अपने मुद्दे को अपने हाथ में रखे हुए। ये कुल मिला के मुझे इसके पीछे रणनीति लगती है। अब सरकार की समस्या ये है कि इधर तो इनसे निपटे जंतर मंतर वालों से, सोनम वांगचुक बेअसर साबित हो रहे हैं, उनका वो तो उनकी चर्चा ही बंद हो गई। सोनम वांगचुक की चर्चा ही मीडिया और सोशल मीडिया से गायब हो गई क्योंकि उनका असर ही खत्म हो गया और राहुल गांधी इसमें नए सेंटर के रूप में आ गए हैं, उनसे सरकार को पॉलिटिकली निपटना है। हाँ, तो विनोद जी आपने जो विश्लेषण किया मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे जो व्यक्तिगत चर्चा हो रही थी उसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था
और मैं आप ही का मुद्दा है वो केवल आपके सामने रख रहा हूं ताकि उस पर भी, उसकी रोशनी में भी आप विचार करें। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद में जब सब विपक्ष में निराशा छाई हुई थी, तो राहुल गांधी ने एक इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाई, और जिस बैठक में उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण का सार तत्व ये था कि जो चुनाव की राजनीति पहले होती रही है, अब उसके वो परिणाम नहीं निकलेंगे जो पहले निकलते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह संस्थाओं को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में ले लिया है कि अब चुनाव की राजनीति उस तरह से एक लोकतांत्रिक माहौल बनाने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा था कि प्रतिरोध की राजनीति होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और आपका कहना यह था कि राहुल गांधी इस वक्त जो कर रहे हैं वो दरअसल उसी रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स की एक जमीनी अभिव्यक्ति है। मैं समझता हूं कि ये जो थ्योराइजेशन है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सूत्रीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस सूत्रीकरण को आपको इस मौजूदा राहुल गांधी की राजनीति है उससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला बहुत देर तक जाएगा। देश के दूसरे हिस्सों में जगह जगह स्वतः स्फूर्त तरीके से छात्रों और युवाओं के आंदोलन शुरू हो गए हैं। 1-1.5 महीने पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था कि इस तरह का माहौल बनेगा। 1-1.5 महीने तो बातचीत यही होती रहती थी कि भाजपा पार्टियों को तोड़ रही है ताकि 2/3 बहुमत उसको प्राप्त हो जाए। भाजपा ने इतने चुनाव जीत लिए हैं, अब उसको कौन रोक सकता है, वो मजबूत से मजबूत होती जा रही है। आज स्थिति ऐसी है कि जो मजबूत लग रही थी सरकार, वो सरकार अस्थिर लग रही है। वो सरकार अपनी जो माना जाता था कि रणनीति कुशल सरकार है, सरकार के पास हर एक चीज के लिए एक पूरी रणनीति है, हर चीज के लिए एक नैरेटिव है। आज उसके पास कुछ नहीं है, और सारी राजनीतिक पहलकदमी है जो आपने अभी कहा भी अपनी व्याख्या में, वो राहुल गांधी के पास चली गई है। लेकिन उसके आधार में प्रतिरोध की राजनीति का वही सिद्धांतीकरण है जो कि राहुल गांधी ने किया था। विनोद जी। नहीं, देखिए अभय जी, बिल्कुल वही जो हम आपसे बात कर रहे थे। ये राहुल गांधी ने प्रतिरोध की राजनीति की बात बंगाल चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में की थी जी। लेकिन उसको अमल में लाने का काम उन्होंने उसके पहले शुरू कर दिया था। जैसे उन्होंने नीट आदि के मुद्दे पर इसको जो है जब ये उतारा है, इनको क्या कहते हैं, यूथ कांग्रेस और इसको एनएसयूआई को वो करके, और उसके पहले उन्होंने जगह जगह कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नेतृत्व में संविधान बचाओ सम्मेलन उन्होंने शुरू किए थे, याद करिए 2024 के चुनाव से पहले। इसके अलावा सामाजिक न्याय सम्मेलन, तो वो रीच आउट करना शुरू कर दिया था उन्होंने जनता के बीच में, और एक जमीन उन्होंने बनाना शुरू कर दी थी इस प्रतिरोध की राजनीति की। इसको अमली जामा पहनाना उन्होंने अब शुरू किया है, और ये उसका जो है पहला बड़ा एक्शन है जो उन्होंने प्रधानमंत्री निवास के सामने धरना देकर भी किया है, और आज मार्च निकाला है। इसी के तहत उन्होंने छात्रों की गूंज के कार्यक्रमों को अनाउंस किया था। यानी अब वो निरंतर इस तरह के कार्यक्रम लेते रहेंगे, और फिलहाल तो अभी ये मुद्दा इतना गर्म है छात्रों वाला कि अभी तो वो इसी मुद्दे पर रहेंगे, किसी और मुद्दे पे जाएंगे नहीं। क्योंकि राहुल गांधी की एक विशेषता है कि वो जो मुद्दा पकड़ लेते हैं उसको आसानी से तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन न हो जाए। उदाहरण के लिए संविधान वाला मुद्दा उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पकड़ा और नतीजा सामने है कि 240 में भाजपा अटक गई। जाति जनगणना का मुद्दा उन्होंने कितना जबरदस्त पकड़ा, लोगों ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जब हारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो सबने कहा वो मुद्दा फेल हो गया, पिट गया। हाँ, बड़ा आलोचना हुई। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने उसको पकड़े रखा। नतीजा क्या हुआ कि जो सरकार कहती थी कि ये अर्बन नक्सल्स का मुद्दा है, वही अब जातीय जनगणना करा रही है। तो ये राहुल गांधी की का स्वभाव है, प्रकृति है कि कोई मुद्दा पकड़ते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है। अब उन्होंने ये नीट वाला मुद्दा, और नीट का मुद्दा अकेले नहीं है, उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा पकड़ा है। उन्होंने वो जो उनका देहरादून में कार्यक्रम हुआ या कोटा में हुआ, उसको अगर आप देखिए तो उसमें वो पूरे एजुकेशन सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं। वो पेपर लीक तो एक उसका ट्रिगर पॉइंट है, उसमें वो है कि कैसे शिक्षा प्रणाली रोजगार नहीं पैदा कर रही है, कैसे जो है पैसे वालों के हाथ में चली गई है। एक तरह से शिक्षा के निजीकरण पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, अंधाधुंध निजीकरण जो है, जिस तरह गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को सुविधा नहीं मिल रही, जो प्राइवेट कॉलेज बढ़ते चले जा रही, सब सारे सवालों उठा करके वो इसको एक व्यापक मुद्दा बना रहे हैं युवाओं के बीच का और छात्रों के बीच का। तो खाली नीट के मामले में सरकार कह देगी साहब हमने तो रीनीट करा दिया, बच्चों ने इम्तिहान दे दिया, बच्चे सेलेक्ट हो गए, मुद्दा ही खत्म हो गया।
लेकिन असली सवाल ये है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात है, जिसको वो कहते हैं कि सब जगह संघ के लोगों ने कब्जा कर लिया है, सब जगह जो है पूरा पुराना सिस्टम ध्वस्त हो गया है, नया जो है, तो वो उसको उस मुद्दे को सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना के नौजवानों के बीच में जा रहे हैं। ये राहुल गांधी का पूरा लक्ष्य है, और ये खाली ऐसा नहीं है कि अभी का मामला हो, ये उनका दूरगामी दीर्घकालिक राजनीति का हिस्सा है, जो आप मान के चलिए कि आने वाले चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव तक वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरे एक मित्र ने राहुल गांधी ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न बना रहे थे, तो उसमें व्यंग करते हुए कहा था कि राहुल गांधी मौजूदा समस्या का आयुर्वेदिक इलाज ढूंढ रहे हैं, जो कि काफी लंबे अरसे में उसका इलाज नतीजा निकलेगा। लेकिन ये मसला जो है ना, ये तुरंत एक्शन की और एलोपैथिक इलाज की जरूरत, एलोपैथिक इलाज की आवश्यकता इसमें है, ज्यादा है। तो अब तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने, अगर वो, मैं उनकी बात को मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनकी उनकी टिप्पणी को एक सहज भाव से की गई टिप्पणी के तौर पर देखा जाए, तब भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीनों तरह के इलाजों को एक साथ कर लिया है। वो पॉलिटिकल एक्शन में भी सड़क पे उतरे हुए हैं और साथ में शिक्षा व्यवस्था का दूरगामी मसला भी उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो राजनीति की गहराई में भी जा रहे हैं और सतह पर जो राजनीति होती है उसकी भी उपेक्षा नहीं हो रही है। विनोद जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, हमारी प्रकृति भी तो ऐसी है। बिल्कुल। जब कोई बीमारी के हल्के फुल्के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो लोग कहते हैं यार ये गोली खा लो, ये चूरन खा लो, ये योगासन कर लो। तो हम लोग भी समाधान कहाँ ढूंढते हैं? आयुर्वेद में, होम्योपैथ में या योग में। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है और नासूर बन जाती है तब सर्जरी होती है, तब एलोपैथी, या तब चाहे बड़े से बड़े वैद्य को भी सर्जरी करानी पड़ती है जाकर के, बड़े बड़े होम्योपैथियों को भी सर्जरी करानी पड़ती है जाकर। और बड़े बाबा रामदेव को तो याद ही है, जब वो दिल्ली के बाद गए थे यहाँ से, तो आईसीयू में, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, तो जो कि योगाचार्य हैं। तो वो मतलब फाइनली जब सर्जरी होती है तो एलोपैथी इलाज से ही होती है। तो इसलिए जब तक शुरू में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पद्धतियां चल रही थी, अब जब धरना जंतर मंतर पे जो हो गया, वो तो एक बड़ा मामला हो गया ना, तो सर्जरी तो एलोपैथी इलाज पर आ गए वो। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है अभय जी, कि राहुल गांधी ने सोई हुई कांग्रेस, सुस्त पड़ी कांग्रेस, आराम तलब कांग्रेस, और थकी और छकी कांग्रेस, और थके और छके और चुके जो कांग्रेस नेता, उन सबको सड़क पे उतार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उन सबको लड़ाका बना दिया। अब देखिए, एक आज आप देखिए कांग्रेस के जो पीढ़ीगत परिवर्तन है वो दिखाई पड़ रहा है ना। अब पुराने नेताओं में एक चेहरा दिखता है खड़गे जी का, सोनिया जी भी तो एक्टिव है, बाकी तो आप देखिए, या दिग्विजय सिंह अपनी उपस्थिति बनाए रहते हैं, बाकी तो आप देखिए सब युवा चेहरे आ गए। वो पवन खेड़ा हो, गुरदीप सप्पल हो, वो सुप्रिया श्रीनेत हो, वो अजय माकन हो, वो जयराम रमेश हो, अपेक्षा के, वो भी दूसरों की अपेक्षा को आप मान सकते हैं कि नई जनरेशन के हैं, या शशि थरूर हो, आप प्रियंका गांधी हो, गौरव गोगोई हो, आप संदीप दीक्षित को देख लीजिए, रणदीप सुरजेवाला को देख लीजिए, अजय राय हो गए, अभी उन्होंने नए प्रयोग किए हैं, राजेंद्र पाल गौतम और डॉक्टर अनिल जैन जैसे लोग जो दूसरी धाराओं के थे उनको एक्टिव कर दिया है। तो एक तरह से नई कांग्रेस भी बना रहे हैं साथ के साथ राहुल गांधी, इस लड़ाई के जरिए वो चाहते हैं कि ऐसी पार्टी बन जाए 2029 के समय, बिल्कुल नए चेहरे हों, नई कांग्रेस हो सब जगह, ऊर्जा के साथ। तो ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं संगठन में, बड़े स्तर पर जो है लोगों के प्रभाव बदले जा रहे हैं, और साथ में सड़क की लड़ाई। तो ये एक अच्छा मौका है कांग्रेस को, जिसको कहते हैं रिजेन्युएट करने का। बिल्कुल। और खासतौर से ये आंदोलन, इस आंदोलन के जरिए भी वो कांग्रेस को अपने जैसा, अपने मन की पार्टी बनाने की का उनका जो अभियान था, मतलब वो एक नए मुकाम पर पहुंचता हुआ दिखाई देता है। इस आंदोलन ने एक मौका दे दिया उनको, मौका दे दिया उनको। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत ही सुंदर चर्चा हुई, और इसमें ऐसे कई मुद्दे आए जिनकी आमतौर पर सोशल मीडिया पर बातचीत नहीं होती है, और आप हमेशा ही जब इस तरह के प्रश्नों पर आपसे बातचीत होती है तो नई परख के दर्शक उसको बहुत बड़े पैमाने पर पसंद करते हैं। जल्दी ही हम लोग इस मुद्दे पर फिर से मिलेंगे आपके साथ, क्योंकि ये
बात केवल छात्रों और युवाओं के आंदोलन की ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस के पुनर्जीवन की भी बात है, जो कि बहुत जरूरी है अगर इस देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है। जी, जी, धन्यवाद अभय जी। नमस्कार।